प्लांट्स के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं जल अवशोषण की जो क्रिया विधि है वो किस प्रकार से होती है प्लांट्स के अंदर, कौन कौन से विधियों से जल का अवशोषण होता है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जल अवशोषण की क्रिया विधि। जल अवशोषण की क्रिया विधि। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इंग्लिश में इसको मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक साइंटिस्ट थे रेनर। रेनर ने सबसे पहले जल अवशोषण के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया। एक तो निष्क्रिय यानी पैसिव, और एक सक्रिय यानी एक्टिव। यानी ये दो शब्द बताए कि जल का अवशोषण है या जल अवशोषण की जो क्रिया विधि है दो विधियों से होती है, एक पैसिव और एक एक्टिव, यानी सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण। ठीक है, इन दो टर्म्स का नाम दिया। फिर एक साइंटिस्ट आया क्रेमर। ठीक है, क्रेमर ने निष्क्रिय और सक्रिय जो जल अवशोषण की विधियां हैं यानी पैसिव एवं एक्टिव, जो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म है उसका विस्तार से अध्ययन किया। ठीक है, यानी विस्तार से अध्ययन तो किसने किया? क्रेमर ने। और ये दोनों टर्म्स किसने दी? रेनर ने। ठीक है, तो क्रेमर के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है प्लांट्स में, किस प्रकार से होता है, इनकी क्या मैकेनिज्म होती है, क्या क्रिया विधि होती है, उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्रेमर के अनुसार जल अवशोषण दो विधियों से होता है। यहां बात करें हम निष्क्रिय या इसको निश्चेष्ट भी कह सकते हैं, निश्चेष्ट जल अवशोषण। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखूंगा वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखिए ये क्या होता है। और एक दूसरा जो हम बात करें सक्रिय, या इसको हम कह सकते हैं एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, सक्रिय जल अवशोषण। ठीक है, इसके लिए हमारे को कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझना होगा। देखिए निष्क्रिय जल अवशोषण की बात करें ये क्या होता है। देखिए प्लांट, हमारे पास में एक प्लांट है, जैसे कि हम बात करें ये जैसे वायवीय पार्ट है, पत्तियां हैं, ये इस प्लांट की जड़ें हैं, मूल हैं। ठीक है, ये इसके मूल रोम्स हैं। तो इसके दो पार्ट हो गए, वायवीय पार्ट हो गया और एक भूमिगत पार्ट हो गया यानी मूलीय पार्ट हो गया। देखिए निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है, नाम से पता चल रहा है पैसिव, इसके अंदर किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए क्या होता है, जब जल अवशोषण के बल, या मैं कह सकता हूं कारक, ठीक है, पादप के
वायवीय भागों यानी पत्तियों के अंदर मोस्टली में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जल अवशोषण को हम कहते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण। और ये वायवीय भागों में कौन से बल या कारक हैं जो मोस्टली इसके अंदर भाग लेते हैं? निष्क्रिय जल अवशोषण के अंदर मोस्टली जो कारक उत्पन्न होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन कृषण बल लगता है, ठीक है। इसको ट्रांसपायरेशन पुल भी कहते हैं, यानी ट्रांसपायरेशन पुल, ठीक है। ये एक बल है, इसको बोलते हैं खिंचाव बल, तो ये बल वायवीय भागों में उत्पन्न होता है और वायवीय भागों में भी मोस्टली किसमें? पत्तियों के अंदर, ठीक है। पत्तियों के जो रंध्र होते हैं उनसे जब ट्रांसपायरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वहां पर एक ट्रांसपायरेशन पुल उत्पन्न होता है, या मैं कह सकता हूं वाष्पोत्सर्जन कृषण बल उत्पन्न होता है। और ये कारक जल के अवशोषण को प्रेरित करता है। इसे जो है हम खिंचाव बल भी कहते हैं। और ये एक प्रकार का क्या होता है? ऋणात्मक बल होता है, ऋणात्मक बल, ठीक है। ये एक प्रकार का हमारे पास में ऋणात्मक बल होता है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से ये उत्पन्न होता है और कैसे जो है निष्क्रिय ट्रांसपायरेशन होता है। इसके अंदर जो जल का अवशोषण होगा वो निष्क्रिय रूप से होगा, किसी भी प्रकार की एनर्जी की इसमें आवश्यकता नहीं होगी। और एक बात और करें कि पादपों के अंदर लगभग हम बात करें 90 से 98% जो जल का अवशोषण होता है, 90 से 98% जो जल का अवशोषण होता है वो इसी विधि से होता है, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन से होता है, ठीक है। और इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। मूल की जो कोशिकाएं हैं वो केवल मूल रोम और मूल की जो कोशिकाएं हैं वो केवल मार्ग प्रदान करती हैं, ये अवशोषण में इन्वॉल्व नहीं होती हैं इस विधि के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसकी क्रिया विधि मैकेनिज्म की बात कर लें तो जैसे ही देखिए यहाँ पर ट्रांसपायरेशन से जल वाष्प बन के पत्तियों से निकलेगा, तो यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं, यहाँ की जो कोशिकाएं अंतिम वाली कोशिका है उसमें जल की क्या होगी? कमी, ठीक है। जल की कमी होगी तो वहाँ क्या बढ़ जाएगा? हम पीछे पढ़ चुके हैं, डी बढ़ जाएगा, विसरण दाब न्यूनता इसकी बढ़ जाएगी। और विसरण दाब न्यूनता को हम एक दूसरे टर्म से भी जानते थे, इसको बोलते हैं एक प्रकार का इसमें चूषण दाब लग जाएगा, या जल की मांग भी कहते हैं, कोशिका की जल की मांग, ठीक है। इस प्रकार से ये कोशिकाएं हैं वो मूल तक जा रही हैं, ठीक है। तो इस कोशिका का डीपीडी बढ़ेगा तो इसकी जल की मांग बढ़ेगी, तो ये जल किस कोशिका से लेगी? इससे पास वाली कोशिका से लेगी। इस प्रकार से प्रत्येक कोशिका के ऊपर एक नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, एक बल लगेगा, खिंचाव बल लगेगा, ठीक है। ये मूल रोम तक जो है, यहाँ जल की बूंदे हैं हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ से जब जल बाहर निकलेगा तो वाष्पोत्सर्जन के कारण यहाँ पर एक बल उत्पन्न होगा, और कौन सा बल होगा? एक पुल होगा या कृष्ण बल, वाष्पोत्सर्जन कृष्ण बल उत्पन्न होगा, जिसको हम खिंचाव बल भी कहते हैं। और इस खिंचाव बल के कारण जो है जल यहाँ से अवशोषित होगा, ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें जो बल उत्पन्न होगा वो एक प्रकार का ऋणात्मक बल होता है, ये बात ध्यान रखना। मैं भी अगले टॉपिक के अंदर इसको समझाने वाला हूँ। ऋणात्मक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। देखिए जब ऊपर से हम खींच रहे हैं किसी पानी की बूंदों को ऊपर से खींच रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर से जो है नीचे से ऊपर लग रहा है जो बल, वो खिंचाव बल है, ठीक है। और खिंचाव बल हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक, ठीक है। और अगर नीचे से हम पुश करें ऊपर की ओर धकाएं या दबाएं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे धनात्मक बल, ठीक है। और उसको पुशिंग बोलेंगे, ठीक है, धनात्मक बल होगा। और वो बल जो है निचले वाले भागों में उत्पन्न होता है,
वो हम आगे टॉपिक में बताएंगे। तो यहाँ पर हम क्रिया विधि की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कि पत्तियों के अंदर वायवीय भागों के अंदर एक बल या कारक उत्पन्न हो रहा है, और उस बल या कारक के कारण जो जल का अवशोषण होगा उसी को हम निष्क्रिय जल अवशोषण कह रहे हैं। ठीक है, अधिकांशतः जो जल का अवशोषण होता है इसी विधि से होता है। जब दिन के समय वाष्पोत्सर्जन होता है, पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प बन के निकलना होता है, तो यहाँ पर इन कोशिकाओं का डीपीडी बढ़ जाता है, इनमें जल की कमी हो जाती है, जिसके कारण इन कोशिकाओं की शीर्षस्थ कोशिकाएं हैं या ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं, इनका डीपीडी बढ़ने से इनमें जल की मांग बढ़ेगी, तो ये पास वाली कोशिकाओं से जल का क्या करेंगी, अवशोषण करेगी। ठीक है, इस प्रकार से यहां से और मूल की लास्ट कोशिका के बीच में जल की बूंदों का एक अटूट स्तंभ बन जाता है, अटूट स्तंभ बन जाता है। ठीक है, और जल ऊपर की ओर क्या करता है, परिवहन, जल का क्या होता है, परिवहन होता है, या यहां से जल का अवशोषण होगा। इसके अंदर देखिए मूल की जितनी भी कोशिकाएं हैं या कोई भी मूल रोमकिक सेल्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं, केवल एक मार्ग प्रदान कर रही हैं। जाइलम की कोशिकाएं भी मार्ग प्रदान कर रही हैं। यहाँ पर मोस्टली क्या काम कर रहा है, इसके जल अवशोषण में कौन सा कार्य काम कर रहा है, वाष्पोत्सर्जन कृष्ण बल काम कर रहा है, ट्रांसपायरेशन पुल कार्य कर रहा है। ठीक है, जो ये क्या है, खिंचाव बल है, जो एक ऋणात्मक बल होता है, इसकी वजह से पानी है जो अवशोषित हो रहा है, जल का क्या हो रहा है, यहाँ पर अवशोषण हो रहा है। ठीक है, तो निष्क्रिय जल अवशोषण की कुछ बातें हैं हमारे पास में। नंबर 1 बात, जल अवशोषण के जो बल या कारक हैं अगर वायवीय भागों में उत्पन्न होते हैं, यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे निष्क्रिय जल अवशोषण। अधिकांश जल का अवशोषण इसी विधि से होता है, 90 से 98% जो जल है उसका अवशोषण प्लांट्स इसी विधि से करते हैं, निष्क्रिय विधि से। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर जो है वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों के अंदर एक वाष्पोत्सर्जन कृष्ण बल उत्पन्न होता है, जिसको खिंचाव बल भी कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो है जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। यहाँ पर मूल रोम और जो जाइलम की जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, केवल एक मार्ग प्रदान करती हैं, वो किसी भी प्रकार से जल अवशोषण में सहायता नहीं करती हैं, इस विधि के अकॉर्डिंग बात करें। ठीक है, तो ये हमारे पास में निष्क्रिय जल अवशोषण है। अब हम सक्रिय जल अवशोषण की बात करें तो निष्क्रिय जल अवशोषण में तो वायवीय भागों के अंदर बल और कारक उत्पन्न हो रहे हैं जल अवशोषण के लिए। यहाँ क्या होता है देखिएगा, यानी जब जल अवशोषण के कारक या बल मूलीय भागों में उत्पन्न होते हैं तो उसे सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं, जल अवशोषण कहते हैं। देखिए मूलीय भागों के अंदर यहाँ पर जो कारक उत्पन्न हो रहे हैं मूल वाले भाग में उत्पन्न हो रहे हैं, ये मूल वाला भाग है, यहाँ पर कारक उत्पन्न हो रहे हैं जल के अवशोषण के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मोस्टली कौन सा कारक उत्पन्न होता है, यहाँ होता है मूल दाब या रूट दाब। ठीक है, रूट प्रेशर। ठीक है, रूट प्रेशर उत्पन्न होता है यहाँ, और उसी के कारण जल ऊपर की ओर गति करता है और यहाँ पर जल का क्या होगा, अवशोषण होगा, जल का परिवहन ऊपर की ओर होगा, यहाँ पर उत्पन्न होता है मूल दाब। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, धनात्मक बल है, धनात्मक बल। ठीक है, ये पॉजिटिव फोर्स होता है जो नीचे से ऊपर की ओर लगता है। और पादपों में जो सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया है वो मोस्टली 2% होती है। ठीक है, रात्रि के समय, देखिए क्रिया विधि की बात करें, जब रात्रि के समय ट्रांसपायरेशन नहीं होता है, यानी कि वायवीय कारक उत्पन्न नहीं होंगे, उस कंडीशन के अंदर जल का जो अवशोषण होता है वो इसी विधि से होता है, सक्रिय विधि से होता है। इसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यानी कि मूल
के कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो है दाब उत्पन्न होगा, यानी कि जब जल है, देखिए समझने की कोशिश करना, यहाँ मूल रोम की कोशिकाओं से जल जब हमारे पास में जाइलम में पहुंच जाएगा, उस कंडीशन में इन कोशिकाओं के अंदर एक धनात्मक दाब उत्पन्न होता है, ठीक है, और वो धनात्मक दाब कहलाता है मूल दाब। क्या कहलाता है? मूल दाब कहलाता है। और ये मूल दाब के अंदर जो एनर्जी जो खर्च होती है, वो एनर्जी जो मूलीय कोशिकाएं होती हैं, मूल रोमीय कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर जो श्वसन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा काम में ले ली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक धनात्मक दाब उत्पन्न होगा रात्रि के समय, और जल का क्या करेंगे यहाँ पर सक्रिय अवशोषण होगा, ठीक है। इसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता, ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सी बात है, जल अवशोषण के लिए दो प्रकार के कारक उत्पन्न होते हैं। अब मैं इसका जो है आपको थोड़ा शॉर्ट के अंदर इसके आउट तथ्य बता देता हूं। देखिए, जल अवशोषण में दो कारक उत्पन्न होते हैं, एक वायवीय कारक, वायवीय कारक, और एक हमारे पास में मूलीय कारक या भूमिगत कारक, मूलीय कारक, ठीक है। वायवीय कारक में वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल, वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसको हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं, पुल। और जो मूलीय दाब, मूलीय कारक होते हैं, उसके अंदर मूल दाब या रूट प्रेशर उत्पन्न होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है? धनात्मक प्रेशर होता है, धनात्मक, ठीक है, बल होता है या धनात्मक दाब होता है। ये नीचे से ऊपर की ओर लगता है, ये बल खिंचाव बल होता है, ये नीचे से ऊपर की ओर धनात्मक बल होता है, ये ऋणात्मक बल होता है, ठीक है। इसमें मोस्टली क्या होता है कि बहुत कम जल का अवशोषण होता है इस विधि से, और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसमें पादपों के अंदर अधिकांश जल का अवशोषण इसी विधि से होता है, और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें ये यहाँ मूलीय कोशिकाओं के अंदर उत्पन्न कारक भाग लेते हैं, इसमें पत्तियों के अंदर या वायवीय भागों के अंदर उत्पन्न कारक भाग लेते हैं। ध्यान रखना, इसमें पत्तियों में उत्पन्न कारक का क्या नाम है? तो हमारे पास में वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल या खिंचाव बल या फिर ऋणात्मक बल होता है ये, ठीक है, ट्रांसपायरेशन पुल। और ये होता है रूट दाब या मूल दाब, ठीक है। ये दो कारक जो हैं, जो हमारे पास में सक्रिय और निष्क्रिय जो जल अवशोषण है, उसकी क्रियाविधि को क्या करते हैं? संपन्न करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में जल अवशोषण की दो विधि हो गई, एक सक्रिय जल अवशोषण और एक निष्क्रिय जल अवशोषण, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।